अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले देखो दिया है, तो देखो इसमें दिया यदि किसी संख्या, तो संख्या तो दी नहीं गई, तो हम मान लेंगे साथियों, क्या करेंगे, माना वह संख्या कितनी है, x है। कितनी है साथियों, x है, इतना तो मान लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि और उसके 3 भाग का अंतर 40 है, जो एक तो x है मान लिया, और उसका जो अंतर क्या कह रहा है, 2/3/5 का अंतर है। देखो एक तो संख्या x हो गई, अब एक संख्या x है तो 2/3 भाग दिया है, इस संख्या का 2/3 भाग, तो कितना हो जाएगा, 3x/5, ठीक है। का अंतर इसका और इसका अंतर है वो कितना है साथियों, 40 है। तो क्या कह रहा है कि अब सवाल जो कह रहा है कि x - 3x/5 बराबर 40 की है, ठीक है। कह रहा है कि x - 3x/5 जो बराबर है वो 40 की है, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे हल करेंगे साथियों, देखो तो इसे अब हल कर लो। इसे हल करने के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यह क्या करेंगे, इसे करेंगे तो 5x - 3x/5 बराबर 40 साथियों, ठीक है। यही इसका मान है। और इसे हम लोग हल कर लेते हैं, देखो इसके अपान 1 कर लेंगे और इसमें कर लेंगे 3 गुणा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5x और -3x बराबर 40 गुणे 5, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो इसका आलम यहाँ पे करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ देखो 5 में से 3 जाएगा, 2x बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x = 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 200 के, कितने हो जाएगा, 200 के, ठीक है। ये हो जाएगा 200 के। अब x बराबर हो जाएगा 200/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 100, ठीक है। अब साथियों जो यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या है, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 44वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, तो अपने उम्र आंसर शीट में सी वाले ऑप्शन को सही का निशान लगाएंगे। तो आशा करते हैं साथियों आज का ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि हमारे द्वारा बताया गया प्रश्न आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें और कमेंट के साथ हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण क्या कह रहा है कि संख्या 32, 90, 75 में इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है साथियों। अब आप स्थानीय मान क्या होता है, देखो 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, क्योंकि ये दाही के स्थान पर है, तो इसका जब इस संख्या में 7 का स्थानीय मान साथियों 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और जातीय मान क्या होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7। क्योंकि संख्या किसी भी स्थान पर हो और उसका जातीय मान या अंकीय मान पूछा जाए, तो उसका जो जातीय मान और अंकित मान जो होता है वो स्वयं का मान होता है, ना कि वो जिस स्थान पे हो। तो स्थान का मतलब होता है स्थानीय मान, और जात का मतलब होता है कि उसकी कितनी पावर है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, किसी स्थान पर है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी जो मेन पावर है, जैसे 7 है, ये 5 है, तो इसकी जो अंकीय मान है 5 है, यहाँ पे ये 3 है, तो इसका जो अंकीय मान या जातीय मान है वो 3 होगा, ना कि ये यहाँ पे जो 1000 में 10,000 में स्थान पर रखा वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम घटाएंगे इसे, तो देखो 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 7 और बच गया 6, 63। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों जो कह रहा है उसे देखो ध्यान से, 27 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो साथियों लाभ या हानि की बात की गई है,
तो आप देखो विक्रय मूल्य 27 है और क्रय मूल्य 30 है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो खरीदा है वो कम है, क्योंकि वो 30 पेनों को खरीद रहा है, और जब बेच रहा है तो वो 27 पेन ही है, ठीक है। क्योंकि जब वो 30 बेचेगा तो इसका जो विक्रय मूल्य वो बढ़ जाएगा। विक्रय मूल्य जब बढ़ जाएगा, जब इसका विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा तो इसमें लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, क्योंकि क्रय मूल्य की जो संख्या है वो ज्यादा है। जब आदमी 30 पेन बेचेगा और 27 पेनों से ज्यादा होगा ना, तो हमारा जो विक्रय यहाँ पे क्रय मूल्य वो कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है साथियों, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने समझा होगा ये। अब हम चलेंगे इसे हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कुल पेनों का 27 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर 30 पेनों का क्रय मूल्य। देखो 27 पेनों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 30 पेनों का क्रय मूल्य, ठीक है। ये बराबर है साथियों, ये बराबर है 27 पेनों के विक्रय मूल्य बराबर 30 क्रय के मूल्यों का। अब देखो यहाँ पे लाभ है ना। अब हमें सूत्र है, देखो एक सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर क्रय मूल्य हम निकालेंगे इस सवाल में, यदि हम क्रय मूल्य को, यहाँ पे हमें लाभ मालूम होना चाहिए और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाभ होगा वो क्या होगा फिर इस सूत्र को हम थोड़ा डिफाइन करके बनाएंगे। देखो लाभ का जो मात्रा होता है वो होता है विक्रय मूल्य, जैसे हम लिख सकते हैं इसे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एक क्वेश्चन में कर देंगे गुणे 100 यहाँ पे कर देंगे और बटे कर देंगे इसके क्रय मूल्य। ये इसी से बनता है, क्योंकि लाभ जो हमारा होता है वो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जब हम घटाते हैं तो वो लाभ निकल आता है। तो लाभ यहाँ, अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर हम मान रख देंगे, क्या रख देंगे, मान रख देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इतने के, ठीक है। तो देखो समझो इसे, यहाँ पे हम मान रखो, मान इसका रखो, क्या आएगा मान, देखो यहाँ पे समझो, क्योंकि देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है हमारा 30 है और क्रय मूल्य कितना है 27, यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणे 100। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 30 है, कितना है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे लेगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अभी से हल कर लो, आंसर कितना आएगा, आंसर इसमें आएगा 27, विक्रय मूल्य पे लिख लेगा तो 27 यहाँ पे हो जाएगा, राइट, ठीक। अब इसे करो तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 27 और गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो मान है 9 है, तो इसे हम कर देंगे, देखो ऐसे, देखो ऐसे 300 27 3 त्रिका 9 और 3 ने 27, ठीक है। तो 11 ने 99 और 1/9, ये इसका प्रतिशत राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर निकल के आएगा और सही ऑप्शन इसमें होगा बी,
बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्या? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे। छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, और इसे समझेंगे शानदार तरीके से। लिखा है यहाँ पे कि 4 दर्जन केलों का दाम 24 रुपए है, तो 150 केलों का दाम कितना होगा? तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 4 दर्जन केलों का आम दाम बराबर 24 रुपए है, तो 150 केलों का दाम कितना होगा? समझो, इस प्रश्न को थोड़ा समझो और फिर इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हमारा दिया है। 4 दर्जन केलों का दाम 24 रुपए दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 दर्जन केलों का मूल्य कितना दिया है? 24 रुपए दिया है। कितना दिया है? 24 रुपए दिया है। अब समझो, यहाँ पे 4 दर्जन है, अब हमें एक केले का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो देखो 12 गुणे 4 बराबर 24 होगा साथियों, ठीक है ना, 24 हो जाएगा। मूल्य 24 रुपए है, तो एक केले का दाम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक केले का दाम। एक केले का दाम यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक केले का दाम कितना आएगा? एक केले का दाम बराबर आएगा, देखो 24 बटे 12 गुणे 4। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आएगा एक केले का दाम। साथियों एक केले का दाम जो आएगा, एक केले का दाम बराबर 1/2 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि 150 किलो का दाम कितना होगा? 150 किलो का दाम बराबर 150 गुणे 1/2 और यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा 75 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन साथियों इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों आप चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया तो अगला प्रश्न भी समझाने का प्रयास करेंगे साथियों, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये प्रश्न समझ में जरूर आएगा। कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो कितनी दर होगी? समझो कि कोई धन, तो मान लेंगे ये धन है हमारा 100 रुपया, वो जो धन है कोई धन की बात कर रहे हैं, तो वो कोई धन बराबर है 100 रुपये। तो माना धन बराबर 100 रुपये मान लो, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम 100 रुपये मान लें, आप 1000 मान लीजिए, ठीक है। हम 100 रुपये मानते हैं, 100 रुपये में बहुत आसानी से ये सवाल लगा लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो धन कि 100 मतलब वह धन है 100 रुपये हमने मान लिया, ठीक है। तो अब समय दिया है साथियों 5 वर्ष दिया है, समय बराबर कितना दिया है? 5 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे समय बराबर, देखो इसे हम P से करेंगे और इसे हम T से डिफाइन करेंगे, तो है 5 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, तो साथियों 2 गुना हो जाता है, वो मिश्र धन है। देखो कितना हो जाता है? 100 रुपए का मूल धन, अब मिश्र धन कितना आ गया? मिश्र धन, तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर हो जाएगा 2 गुना। कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न? 2 गुना, तो 100 में गुणे 2 बराबर 200, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, तो दर कितनी है? दर मतलब दर बराबर आर होता है। क्या होता है? आर और बराबर क्वेश्चन मार्क। साथियों एक सूत्र आप लिखो, पहले सूत्र समझो क्या होता है कि एक सूत्र होता है यहाँ पे कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन
माइनस मूलधन। तो ये आप लोगों को आता है, ये आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ से निकाल देंगे मिश्र धन हमारा कितने साथ 200 और मूलधन हमारा कितना साथ यहाँ पे 100। तो यहाँ पे ब्याज साधारण ब्याज कितना हो गया 100 रुपया। कितना हो गया 100 रुपया ब्याज हो गया। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे एक बात समझो, देखो साधारण ब्याज 100, तो एक और हमारा सूत्र होता है, उस सूत्र को समझेंगे कि साधारण ब्याज इक्वल टू, देखो मूलधन गुणे समय और गुणे दर बटे 100। एक ये भी हमारा सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे, तो यहाँ पे साथियों हम इसे मान रखते हैं, तो हमारा जो मूलधन था साथियों वो कितना है 100 है, तो हम 100 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या वो कह रहा है कि समय हमारा कितना हमने यहाँ पे माना था 5 वर्ष, तो 5 रख देंगे। और यहाँ पे दर है वो कितनी है हमारी, दर तो ज्ञात ही करा रहा है, तो दर को R से डिफाइन कर देंगे बटे 100 कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा साधारण ब्याज साथियों निकला है वो कितना निकला 100 निकला है। तो आप इसे अमल कर लेंगे। देखो 100 से 100 काट दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में है तो काट दो। अब यहाँ पे देखो 5R बराबर 100 है, ठीक है। तो R बराबर देखो 5 एकम 5 20 पंचे 100, तो R बराबर 20% निकल के आएगा साथियों, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम आशा करते हैं ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। हम इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैथ पढ़ाने का जो हमारा प्रयास है वो हम जरूर करेंगे, और आपको प्रश्न भी समझाने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे। तो आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम शानदार तरीके से कराए कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है? एक भाज्य होती है संख्या, एक अभाज्य होती है। अभाज्य में कौन कौन सी आती है? अभाज्य में देखो 1, 3, 5, 7। और इसमें में देखना कि कौन सा ऑप्शन में 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16 के 16 है इसमें।